तो प्रिज्म में एंगल ऑफ डिविएशन देखते हैं। अपन ने एंगल ऑफ डिविएशन का क्या रिलेशन निकाला था, ये डेल्टा एंगल ऑफ डिविएशन, ये अपना आया था I1 प्लस I2 माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब अपने को क्या एक्चुअली डेल्टा जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है उसका अपने को आइडिया लेना है, ठीक है। अब जैसे इस इक्वेशन में I1 प्लस I2 डिसाइड करेगा कि डेल्टा जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है। तो अब देखते हैं, जैसे यदि I1 बढ़ेगा तो I2 पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब जैसे I1 को यदि हमने बढ़ाया तो R1 बढ़ेगा, दिख रहा है, R1 बढ़ेगा, और R1 बढ़ेगा तो R2 क्या होगा, घट जाएगा। R2 क्यों घटेगा भाई, क्योंकि R1 प्लस R2 जो है वो तो A के बराबर है, ये तो कांस्टेंट है, तो R1 बढ़ेगा तो R2 घट जाएगा, और R2 घट जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, I2 घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब I1 का बढ़ना और I2 का घटना ये लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं का मतलब ऐसा नहीं है कि I1 एक पॉइंट से बढ़ा तो I2 एक पॉइंट से घट गया, ठीक है, उसका कोई डिफरेंट ही रिलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं। तो कंक्लूसिवली ये निकालने के लिए कि भाई डेल्टा जो है वो I1 के साथ में कैसे वेरी करता है, हमको तो डेल्टा निकालना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ I1, ठीक है, कि I1 के अलावा I2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा बेसिकली इस इक्वेशन, तभी अपने को आइडिया लगेगा। अच्छा, ये अपन कर तो लेंगे, अभी अपन करेंगे इसको नीचे, बट है ना एक कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन आता है, ठीक है, उस फंक्शन को देख के भी थोड़ा सा है ना निकालना मुश्किल होता है, बट अपन वो डेरिवेशन बेसिकली केवल इसलिए कर लेंगे कि हो सकता है किसी दूसरे कंटेक्स्ट में इस तरह का डेरिवेशन काम में आ जाए, है ना। और उसके बाद में दो रिजल्ट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे कि किस सर्कमस्टेंस में एंगल ऑफ डिविएशन मैक्सिमम होता है और किस सर्कमस्टेंस में एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होता है। तो पहले जो है वो डेल्टा को I1 के फंक्शन के रूप में निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला बेसिकली I2 एलिमिनेट कर रहे हैं, I2 को I1 के टर्म्स में ला करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, ये एम है। तो अब सेकेंड रिफ्रैक्टरी सरफेस देखते हैं, उसमें म्यू साइन R2 जो है वो साइन I2 के बराबर, ठीक है, और चूंकि R1 जो है वो A माइनस R2 के बराबर है, तो R1 कितना हो गया, R1 हो गया A माइनस R2 की वैल्यू यहाँ से इधर डाल देते हैं, A माइनस साइन इनवर्स साइन I2 अपॉन म्यू, ठीक है, ये R1 की वैल्यू हो गई। एक इक्वेशन तो ये हो गई है ना, इसको केवल मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एक इक्वेशन ये हो गई। अब इस इक्वेशन में R1 की जगह पे I1 लिख देते हैं, ठीक है, तो उससे जो है I2 I1 के टर्म्स में आ जाएगा। तो अब फर्स्ट सरफेस देख रहे हैं, फर्स्ट सरफेस में साइन I1 म्यू साइन R1 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि R1 जो है वो है आपका साइन इनवर्स साइन I1 अपॉन म्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से R1 की वैल्यू लेकर के इस इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स साइन I1 बाय म्यू इज इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन A माइनस साइन इनवर्स साइन I2 बाय म्यू, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्रेशन तो आ ही गया, एक्सेप्ट कि I2 को अपने को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो अब बेसिकली ये वाला जो रिलेशन है, इससे सीधा I2 की वैल्यू जो है I1 के टर्म्स में अपन लिख सकते हैं, ठीक है। उसको लिखते हैं, जगह बना लेता हूँ। तो इसमें I2 को हम आइसोलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू A माइनस साइन इनवर्स साइन I1 अपॉन म्यू, ठीक है। ये एक्सप्रेशन तो क्या हो गया,
इस वाले एक्सप्रेशन को उधर ले गए और साइन को इधर ले आए, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये आगे म्यू साइन, ठीक है, म्यू साइन की टर्म्स आ गई और ये यहाँ पे साइन आई टू आ गया, देखना ये साइन आई टू इज इक्वल टू म्यू साइन इतना आ गया। तो अब यहाँ से आई टू की वैल्यू लेकर के हम यहाँ डाल सकते हैं, आप देख रहे हैं। तो डेल्टा की ये एक बड़ी लंबी सी वैल्यू आ जाती है, आई वन तो सेम ही है, ठीक है। तो आई वन माइनस ए, ये तो सेम ही है दोनों, प्लस आई टू, तो आई टू क्या हो गया, साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स ये वाला टर्म, लिख नहीं रहा हूं दोबारा, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ ये आ गया। तो ये आपका फंक्शन है, डेल्टा का फंक्शन है आई वन के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा है, ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स वगैरह हैं, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, सी यदि आपको सेंस लेना हो, अभी अपन डिस्कस कर लेंगे ये वेरी किस तरह से करता है। तो आपको यदि सेंस लेना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कोई भी एक म्यू का वैल्यू ले लें, है ना, कोई भी एक प्रिज्म ले लें, है ना, आप अपना एक कोई प्रिज्म ले लें जिसमें ए की एक वैल्यू एज्यूम कर लें, म्यू की एक वैल्यू एज्यूम कर लें, है ना, ये एक तरह से आपके लिए एक्सरसाइज हो जाएगी। और आई वन की वैल्यूज को वेरी करें 0 से लेकर के 90 तक, क्योंकि आई वन तो 0 और से 90 के बीच में वेरी करता है, 0 से 90 के बीच में वेरी करता है आई वन, ठीक है। और फिर देखें डेल्टा कैसे वेरी करता है ना, कोई 4 वैल्यू ले लें, एक 0 ले लें, 90 ले लें, बीच की कोई एक वैल्यू ले लें और 2 वैल्यूज और ले लें, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। पर वो कर्व किस तरह से बनेगा उसको अभी मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो यदि डेल्टा को आई के रिस्पेक्ट में इसको यदि हम प्लॉट करें, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, आई की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इसमें एक मिनिमा आएगा बीच में, तो किस पॉइंट पे आएगा अभी डिस्कस कर लेंगे। ये कुछ यहाँ पे ऐसे शुरू होगा, पहले नीचे जाएगा और उसके बाद में पाई बाई 2 पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, पाई बाई 2 पे मैक्सिमम होता है। और मिनिमम कब होगा उसका भी एक रिलेशन है, मिनिमम होता है कि जब I1 जो है वो I2 के बराबर हो, ठीक है। ये I1 इजिकल टू, जैसे अब मिनिमम जो है I1 इजिकल टू I2 के बराबर, ये कायदे से अपन इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, बट आप देखें इसका डिफ्रेंशिएशन भी है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा होगा, तो इसको जस्ट है ना टेक इट एज अ रिजल्ट, है ना, ये फाइनल रिजल्ट है। 2 रिजल्ट निकल रहे हैं इसमें से, क्या रिजल्ट निकला कि एंगल ऑफ डिविएशन मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या है, I1 जो है वो, ये I1 है, I नहीं I1, ठीक है, I1 जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब निकला कि I1 जो है वो मतलब इस टाइप से होगा, जो इंसिडेंट रे जो है वो इस टाइप की होगी, और R1 क्या हो जाएगा, थीटा सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब I1 इतना हुआ और R1 जो है वो थीटा सी हो गया, और R2 कितना हुआ, R2 जो है वो a माइनस थीटा सी हो गया। और अब आप I2 भी निकाल सकते हैं, और I2 निकाल करके डेल्टा मैक्स यदि कोई पूछे तो आप डेल्टा मैक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डेल्टा मैक्स। एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम ये कब होगा, ये होगा जब I1 जो है वो I2 के बराबर है। अच्छा, I1 I2 यदि बराबर है तो उसका एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि भाई R1 जो है वो R2 के बराबर होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल हो गया बेसिकली। तो इस केस में यदि ये I1 है तो ये I2 है ना, ये ऑलमोस्ट मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के लिए बनाया हुआ है डायग्राम, ये वाला जो ओरिजिनल डायग्राम था, हरा वाला नहीं, जो पहले वाला, ठीक है। I1 I2 के बराबर टाइप का ही लग रहा है, ठीक है, और R1 R2 बराबर लग रहे हैं। अच्छा, यदि R1 R2 बराबर होंगे तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, दिख रहा है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये बेस के पैरेलल होगी,
ये लाइन, इसको यदि मैं क्या बोल दूं, पी क्यू बोल देता हूं, लाइन पी क्यू आर एस। तो लाइन पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल होगी, है ना। ये भी एक कंडीशन है, एक तरह से कंडीशन क्या मतलब इसका रिजल्ट ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्या है, ये वाला जो रिलेशन अपन ने निकाला मिनिमम एंगल और डिविएशन के लिए, तो इस कंडीशन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी एक कंडीशन निकलती है इससे, है ना, वो निकालते हैं एक बार। तो अब अपन कर रहे हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन निकाल रहे हैं। तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, ठीक है। अच्छा, I1 I2 के बराबर है, तो इसमें डाल देते हैं। तो I1 कितना आ जाएगा, a प्लस डेल्टा अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, R1 भी R2 के बराबर, तो R1 कितना आ जाएगा, a/2 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि R1 जो है, R1 प्लस R2 जो है वो a के बराबर होता है, ठीक है। तो R1 जो है वो a/2 के बराबर हो गया, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो ये है सरफेस, उस पे रिफ्रैक्शन की क्या कंडीशन थी कि साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या कंडीशन आ गई, I1 और I2 की वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं अपन। तो साइन a प्लस डेल्टा मिन, मतलब एंगल ऑफ डिविएशन जो मिनिमम हो, अपॉन 2 अपॉन साइन a/2, ठीक है। तो यदि एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन आपको मालूम है किसी एक प्रिज्म का, तो उसके लिए उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ये रिलेशन यूज करके। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक। तो इस वीडियो में अपन ने ये वाली रिलेशन तो निकाली ही है ना, डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ I1। पर ये दो चीजें आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा मैक्स कब होता है, जब इंसिडेंस ग्रेजिंग हो तो डिविएशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। और मिनिमम कब होगा, जब I1 जो है वो I2 के बराबर है, और उसका इम्प्लीकेशन है कि R1 R2 के बराबर होता है ना। इसको ध्यान रखें, ये दोनों ही रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट है।